फिर हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ। तो हम चैप्टर 13 स्टार्ट कर चुके थे, ये उसका दूसरा लेक्चर है। तो पहले लेक्चर में हमने करंट पढ़ा था, उसकी टाइप्स पढ़ी थी और मुख्तलिफ सब्सटेंस में करंट किस वजह से फ्लो करता है वो सारा कुछ हमने पढ़ा था, और सोर्सेज ऑफ करंट भी हमने पढ़े थे। तो आज का हमारा टॉपिक है इफेक्ट्स ऑफ करंट, यानी करंट के इफेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं। तो करंट के हमारे पास तीन इफेक्ट होते हैं, एक हीटिंग इफेक्ट होता है, दूसरा मैग्नेटिक इफेक्ट होता है, और तीसरा आपके पास क्या होता है, केमिकल इफेक्ट होता है आपके पास। ठीक हो गया बेटा। अब हीटिंग इफेक्ट क्या चीज है, जब भी क्या होता है किसी रेजिस्टेंस से करंट पास होता है या किसी कंडक्टर से करंट पास होता है तो वो हीट अप हो जाता है। आपने देखा होगा अक्सर बल्ब से करंट पास होता है तो गर्म हो जाता है, पंखे को आप ऑन करते हैं थोड़ी देर बाद वो क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। यानी कोई भी इंस्ट्रूमेंट आप जो बिजली से चलता हो थोड़ी देर बाद आप देखेंगे वो क्या हो जाएगा, हीट अप हो जाएगा। तो हीट अप होने की वजह क्या है, करंट होती है, उसे हम क्या नाम देते हैं, करंट का हीटिंग इफेक्ट कहते हैं आपके पास। ठीक हो गया। अब हीट होता क्यों है, हीटिंग इफेक्ट पैदा क्यों होता है, वो चीज देखते हैं हम। अब होता क्या है कि हमने पीछे पहले भी पढ़ा था कि आपके पास फर्ज करें क्या है, आपके पास एक कंडक्टर है, ये कंडक्टर है। तो हमने कहा था कंडक्टर में दो चीजें होती हैं, एक उसके एटम्स होते हैं जो अपनी जगह पर क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। उसके एटम्स होते हैं जो अपनी जगह पर क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। और दूसरे क्या होते हैं, आपके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं जो क्या करते हैं, मोशन में होते हैं, आपके पास मूवमेंट करते हैं, और मूवमेंट की वजह से करंट को बहाव की वजह बनते हैं आपके पास। ठीक है। अब होता क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन जैसे आपके पास मूव कर रहे होते हैं आपके पास, तो ये जो एटम्स हैं वो क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। वो क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। तो जैसे ही आपके पास ये वाइब्रेट करते हैं तो इलेक्ट्रॉन और इस एटम की कोलिजन हो जाती है। इलेक्ट्रॉन और एटम आपस में क्या कर जाते हैं, कोलाइड कर जाते हैं। तो इनकी कोलिजन की वजह से जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होती है वो इस एटम को मुंतकिल हो जाती है। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी एटम को मुंतकिल हो जाती है। कौन सी एनर्जी होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मोशन में होते हैं तो इलेक्ट्रॉन के पास कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी होती है। वही इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी किसके पास चलेगी, एटम के पास। तो एटम जो वाइब्रेट कर रहा था उसकी वाइब्रेशन में क्या हो जाता है, इजाफा। पहले फर्ज करो यहां तक वाइब्रेट कर रहा था, अब क्या करेगा, यहां तक वाइब्रेट करेगा। तो इसकी वाइब्रेशन में क्या हो जाता है, इजाफा हो जाता है। क्यों, क्योंकि इसके पास काइनेटिक एनर्जी आ गई। तो उस वाइब्रेशन की वजह से ये जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो किस में चेंज हो जाती है, हीट एनर्जी में। यही जो आपके पास काइनेटिक एनर्जी होती है वो किस में चेंज हो जाती है, हीट एनर्जी में। क्या बात की हमने कि इलेक्ट्रॉन जो मोशन में होते हैं उनके पास क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी। वो इलेक्ट्रॉन जब मूव कर रहे होते हैं तो दरमियान में कौन आ जाते हैं, एटम, जो अपनी जगह पर क्या कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं। तो उनकी वाइब्रेशन की वजह से इनके दरमियान क्या हो जाती है, कोलिजन, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन की एनर्जी किसको मुंतकिल हो जाती है, एटम्स को। तो एटम्स की वाइब्रेशन इंक्रीज होती है और उसकी वाइब्रेशन इंक्रीज होने की वजह से उसमें क्या हो जाता है, हीट प्रोड्यूस हो जाती है। ठीक है। तो इस हीट प्रोड्यूस होने को हम क्या कहते हैं, ये करंट का क्या है आपके पास, हीटिंग इफेक्ट। इस हीटिंग इफेक्ट को हम मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट्स में क्या करते हैं, डिवाइसेस में इनको इस्तेमाल करते हैं। अब कहां-कहां इसको इस्तेमाल करते हैं, तो पहले तो ये हीट जो प्रोड्यूस होती है ये किस लॉ के तहत होती है, ये असल में जॉल्स लॉ के तहत होती है। जॉल का कानून हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था, तो ये जॉल्स लॉ के तहत होती है। और जॉल का फार्मूला क्या है, H बराबर है I²RT। H क्या चीज है, हीट एनर्जी है, I क्या चीज है, करंट है, R क्या चीज है, रेजिस्टेंस है, और T क्या चीज है, टाइम है। तो मतलब जो इसमें रेजिस्टेंस प्रोड्यूस, मतलब जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है वो किस पर डिपेंड करती है, करंट पर। करंट की मिकदार बढ़ाएंगे तो एनर्जी भी बढ़ जाएगी। रेजिस्टेंस की मिकदार पर डिपेंड करें, रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे तो भी हीट एनर्जी बढ़ेगी। अगर टाइम ज्यादा देंगे करंट के फ्लो के लिए तो भी आपके पास हीट एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अब इस हीट एनर्जी को हम कहां-कहां इस्तेमाल कर सकते हैं, तो अक्सर आपने देखा होगा इलेक्ट्रिक हीटर्स। तो इलेक्ट्रिक हीटर में क्या होता है, जब हम उसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं तो वो क्या करता है, हीट प्रोड्यूस करके देता है। तो वो हीट भी कहां से प्रोड्यूस हो रही है, सेम इसी प्रोसेस से, यानी जॉल्स लॉ के तहत। इसी तरह केटल्स आपने देखी होंगी, इलेक्ट्रिक केटल्स हैं जिनमें हम चाय वगैरह बनाते हैं या पानी गर्म करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो उसमें भी क्या है, आपके पास करंट का हीटिंग इफेक्ट होता है। थर्ड वन है आपके पास टोस्टर। टोस्टर क्या होता है, जो ब्रेड को टोस्ट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, तो उसमें भी हीटिंग इफेक्ट पैदा होता है। वो भी किससे पैदा होता है, आपके पास ये सेम असूल के मुताबिक। इसी तरह आपके पास इलेक्ट्रिक आयरन है, इस्त्री, आप कपड़े प्रेस करने के लिए आयरन इस्तेमाल करते हैं, तो आयरन हीट होती है, तो वो उसमें भी कौन सा इफेक्ट हो रहा है, यही जॉल थॉमसन इफेक्ट हो रहा है, जिसकी वजह से हीट आपके पास प्रोड्यूस होती है। आजकल इलेक्ट्रिक ओवन यानी इलेक्ट्रिक चूल्हे आए हैं, तो उनमें भी क्या होता है, यही इफेक्ट होता है आपके पास। ठीक है। तो मतलब जितनी भी चीजें जिसमें इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हीट प्रोड्यूस होती है वो सारे के सारे क्या करते हैं, जॉल्स लॉ के
प्रिंसिपल पर एक्ट करती हैं और इसको हम क्या कहते हैं, करंट का हीटिंग इफेक्ट कहते हैं हम लोग। ठीक है, अब हम बात करते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट की। तो हमने पढ़ा था प्रीवियस क्लासेस में भी कि जब किसी वायर या किसी सोलेनोइड से करंट पास होता है तो उसके गिर्द भी क्या हो जाता है, आपके पास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है आपके पास। तो फर्स्ट करते हैं, हमारे पास देखें एक स्ट्रेट वायर है, तो इसमें क्या करेंगे, जब करंट पास करेंगे तो इसके गिर्द क्या होगा, आपके पास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा और वो मैग्नेटिक फील्ड की सूरत में होगा, वो आपके पास क्या होगा, सर्कुलर फॉर्म में प्रोड्यूस होगा आपके पास। ठीक है, सिमिलर हम क्या करते हैं, अगर ये सोलेनोइड है, सोलेनोइड ले लें, उसमें हम करंट पास करते हैं तो उसमें भी क्या हो जाएगा, आपके पास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा आपके पास। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होता है तो इसको हम फिर क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहली बात ये है कि जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है ये किस पर डिपेंड करता है, ये दो चीजों पर डिपेंड करता है। एक आपके पास अमाउंट ऑफ करंट, यानी आप जितना करंट की मिकदार बढ़ाएंगे ये क्या हो जाएगा, आपके पास मैग्नेटिक फील्ड इसमें बढ़ता जाएगा। करंट की मिकदार कम करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी कम होता जाएगा। सिमिलर आपके पास इसका डिस्टेंस है, यानी जब आप वायर से जितना आप दूर जाते जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होती जाएगी, कम। अगर वायर के करीब आएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी, बढ़ती जाएगी। मिसाल के तौर पर देखिए ये सोलेनोइड है, आप यहाँ पर क्या है, इसके करीब मौजूद है, यहाँ पर मौजूद है आप, तो यहाँ पर आपके पास क्या है, फील्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। जैसे आप यहाँ पर पहुंचेंगे तो देखिए डिस्टेंस बढ़ गया तो यहाँ पर फील्ड इसकी निस्बत क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। ठीक हो गया, करंट की मिकदार बढ़ाएंगे तो फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, करंट की मिकदार कम करेंगे फील्ड की स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो फील्ड की स्ट्रेंथ कम होगी, डिस्टेंस कम करेंगे नजदीक जाएंगे तो फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी आपके पास। ठीक है, अब इसके कुछ यूजेस हैं, यानी करंट के मैग्नेटिक इफेक्ट को हम कहां-कहां यूज कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले गैल्वेनोमीटर में इस्तेमाल होता है। गैल्वेनोमीटर में क्या करते हैं, हम करंट की डिटेक्शन और उसकी मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो बेसिकली गैल्वेनोमीटर जो करंट की डिटेक्शन के लिए इस्तेमाल होता है, फिर इसी को हम चेंज करते हैं एन मीटर में, तो एन मीटर से हम क्या कर सकते हैं, करंट की पैमाइश भी कर सकते हैं। सिमिलर आपके पास मोटर्स, तो जितनी किस्म की आपको मोटर्स नजर आ रही है वो सब क्या है, करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट है। देखिए हमारा वाटर पंप होता है, उसमें मोटर लगी होती है हमारे पास। ठीक है, इसी तरह घास काटने वाली मशीन होती है, उसमें मोटर लगी होती है हमारे पास। तो ये जितनी किस्म की आपके पास मोटर हैं, ये सारी की सारी मोटर किस सूत्रपात करती हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट होता है किसका, करंट का। सिमिलर आपके पास ड्रिल मशीन आपने देखी होगी, ड्रिल करने के लिए, गड्ढा खोदने के लिए या लकड़ी में सुराख करने के लिए, दीवारों में सुराख करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो उसमें भी मोटर लगी होती है, तो वो भी किस असूल पे काम करती है, करंट के मैग्नेटिक इफेक्ट पर। सिमिलर आपके पास फैन, पंखे आपके पास हो गए, सीलिंग फैन हो गया, पेडेस्टल फैन हो गया, टेबल फैन हो गया, जितने भी फैन हैं वो भी किस असूल पे काम करते हैं, करंट के मैग्नेटिक इफेक्ट पर। ठीक हो गया, इसी तरह आपके पास ग्राइंडर देखें, जूसर मशीन हो गया, ग्राइंडर हो गया, चीजों को हम मसाला जार को पीसने के लिए इस्तेमाल या ग्राइंड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जूस बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें भी मोटर लगी होती है, वो भी किस असूल पे काम करती है, करंट के मैग्नेटिक इफेक्ट पर काम करती है आपके पास। ठीक हो गया, थर्ड वन है हमारा केमिकल इफेक्ट, यानी करंट का क्या होता है, केमिकल इफेक्ट भी होता है। केमिकल इफेक्ट क्या है कि जब भी हम किसी लिक्विड या सॉल्यूशन से करंट पास करते हैं तो उसमें केमिकल रिएक्शन हो जाता है। करंट की वजह से क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होता है, जिसको हम उसका क्या कहते हैं, केमिकल इफेक्ट कहते हैं। अब सबसे पहले इसमें डेफिनेशन है इलेक्ट्रोलिसिस की। Certain liquids H2SO4 या CuSO4 conduct electricity due to chemical reaction that take place within them. This process is called electrolysis. ये प्रोसेस क्या कहलाता है आपके पास, इलेक्ट्रोलिसिस कहलाता है। इलेक्ट्रोलिसिस क्या चीज है आपके पास, कि होता क्या है, जब भी हम फर्स्ट करें ये H2SO4 या CuSO4 का डाइल्यूट सॉल्यूशन लेते हैं, उसमें क्या करेंगे, करंट पास करेंगे, तो करंट पास करने से क्या हो जाता है, उसमें केमिकल रिएक्शन हो जाता है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। मिसाल के तौर पर देखिए CuSO4 है आपके पास, कॉपर सल्फेट। इस कॉपर सल्फेट में आप क्या करें, जब करंट पास करेंगे तो इसको कॉपर आयंस अलग हो जाएंगे, सल्फेट आयंस अलग हो जाएंगे। तो देखिए एक कंपाउंड को आपने आयंस में सेपरेट कर दिया, इसे हम क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन। ये रिएक्शन किसकी वजह से हुआ है, करंट की वजह से, और करंट की वजह से लिक्विड में ये रिएक्शन होने के अमल को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं हम लोग। ठीक है, तो केमिकल इफेक्ट को समझने के लिए हम क्या करते हैं, इस डायग्राम को देखते हैं। ये डायग्राम क्या है आपके पास, देखें ये एक वेसल लिया गया है, वेसल के अंदर हमने एक सॉल्यूशन लिया हुआ है, सॉल्यूशन किसका लिया हुआ है, CuSO4 का, इलेक्ट्रोलाइट आपके पास। ठीक है, इसके अंदर हमने क्या किए, दो मेटल
की पतलियां सी या 2 मेटल की प्लेट इसमें डाल दी। इनको हमने क्या किया, आपके पास बैटरी के साथ जोड़ दिया और साथ क्या लगा दिया हमने एमीटर, और ये क्या चीज है, रियोस्टेट, जो इसके पोटेंशियल डिफरेंस को चेंज करने के लिए इस्तेमाल होता है। अब इसमें मुख्तलिफ टर्म्स इस्तेमाल हो रही हैं, उसको हम देखते हैं। आपके पास सबसे पहले आपके पास क्या है, इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्या, हमने कहा वो लिक्विड जिसमें से करंट पास हो सकता है, वो लिक्विड जिसमें करंट क्या हो सकता है, पास हो सकता है, उसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। या ऐसा लिक्विड जो करंट को क्या करता है, कंडक्ट करता है, उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। इलेक्ट्रोड क्या होते हैं, इलेक्ट्रोड आपके पास वायर, मेटल प्लेट या मेटल रॉड्स जो करंट को इलेक्ट्रोलाइट में इंटर करते हैं या बाहर निकालते हैं, उनको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, ऐसी मेटल वायर, प्लेट या फिर इसको हम कहते हैं, ये क्या चीज है, मेटल वायर है। मेटल वायर भी हो सकती है, प्लेट्स भी हो सकती है, रोड्स भी हो सकती है। इनका काम क्या है, इलेक्ट्रोलाइट में करंट इंटर करना या फिर बाहर निकालना। तो ऐसी प्लेट्स, ऐसी मेटल वायर जो इलेक्ट्रोलाइट के अंदर क्या करती है, करंट को इंटर करवाती है या बाहर निकालती है, वो क्या कहलाती है, इलेक्ट्रोड कहलाते हैं। आपके पास एनोड। एनोड क्या चीज है आपके पास, ऐसा इलेक्ट्रोड जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हो, उसे क्या कहते हैं, एनोड कहते हैं। सिमिलर कैथोड क्या है, ऐसा मेटल इलेक्ट्रोड जो किसके साथ जुड़ा हो, बैटरी के नेगेटिव पोटेंशियल के साथ जुड़ा हो, उसे क्या कहते हैं, कैथोड कहते हैं। और वोल्टामीटर क्या है, वोल्टामीटर क्या है, ऐसा वेसल जिसमें इलेक्ट्रोलाइट और 2 इलेक्ट्रोड लगे हो, वो वोल्टामीटर कहलाते हैं। ऐसा वेसल या कंटेनर जिसमें इलेक्ट्रोलाइट हो और 2 इलेक्ट्रोड लगे हो, वो क्या कहलाता है, आपके पास वोल्टामीटर कहलाता है। तो ये वोल्टामीटर है पूरा। इसमें क्या किया जाता है, इलेक्ट्रोलिसिस होती है। तो इलेक्ट्रोलिसिस किस किस चीज पर डिपेंड करती है, तो 2 चीजों पर डिपेंड करती है। एक नेचर ऑफ लिक्विड पर डिपेंड करती है, यानी नेचर ऑफ लिक्विड, और दूसरा किस पर डिपेंड करती है, अमाउंट ऑफ करंट को। नेचर ऑफ लिक्विड मतलब कोई लिक्विड कितना कंडक्ट कर सकता है, कितनी इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकता है। और करंट, जितना आप ज्यादा करंट गुजारेंगे उतनी ज्यादा आयोनाइजेशन होगी और उतने ज्यादा हो जाएंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो अब इसकी वर्किंग देख लेते हैं। होता क्या है कि जैसे हम क्या करेंगे, इसमें करंट पास करेंगे, तो इसमें अगर देखें हमने क्या किया हुआ है, 2 इलेक्ट्रोड लिए और ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रोड कॉपर के हैं। दोनों किसके हैं, कॉपर के। एक को हमने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया, ये क्या बन गया, एनोड। दूसरे को हमने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया, ये क्या बन गया, कैथोड। और इसमें हमने सॉल्यूशन डाला है या लिक्विड डाला है, वो कौन है, इलेक्ट्रोलाइट CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट का डाला है। अब जैसे ही हम इसमें क्या करेंगे, करंट पास करेंगे, तो ये जो कॉपर सल्फेट है सॉल्यूशन वाला, वो क्या हो जाएगा, आपके पास अपने आयंस में तब्दील हो जाएगा, आयनाइजेशन हो जाएगी। कॉपर 2+ आ जाएगा और SO4- यानी कॉपर आयंस अलग हो जाएंगे और सल्फेट आयंस क्या हो जाएंगे, अलग। अब देखिए कॉपर आयंस पर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, और सल्फेट आयंस पर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव। अब होगा क्या आपके पास कि ये जो कॉपर आयन है आपके पास, ये कहां चले जाएंगे, कैथोड पर। कहां आ जाएंगे, कैथोड पर। अब ये जैसे ही क्या करेंगे, कैथोड पर पहुंचेंगे, Cu2+ है आपके पास, कैथोड पर पहुंचकर 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे, ये लेने के बाद क्या हो जाएंगे, ये कॉपर एटम बन जाएंगे, कॉपर एटम में बन जाएंगे और फिर ये वहीं पर क्या हो जाएंगे, आपके पास डिपॉजिट हो जाएंगे, यानी कैथोड के ऊपर क्या हो जाएंगे, डिपॉजिट हो जाएंगे आपके पास। अब हुआ क्या कि देखिए सॉल्यूशन का एक कॉपर आयन निकला और कैथोड पर जाकर क्या हो गया, डिपॉजिट हो गया। तो इसका मतलब सॉल्यूशन में एक कॉपर आयन की क्या हो गई, कमी हो गई। तो इस कमी को पूरा करने के लिए एनोड से एक कॉपर आयन निकलकर सॉल्यूशन में ऐड हो जाता है आपके पास, या इलेक्ट्रोलाइट में ऐड हो जाता है। तो जितने इलेक्ट्रोलाइट से कॉपर आयन निकलकर कैथोड पर डिपॉजिट होंगे, उतने ही एनोड से कॉपर आयन निकलकर इलेक्ट्रोलाइट में क्या हो जाएंगे, डिसॉल्व हो जाएंगे आपके पास। ठीक है, तो इस तरह इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, कांस्टेंट रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। तो इस तरह होगा क्या कि आपके पास एनोड जो है, यहां से एटम निकलते जाएंगे, कॉपर निकलते जाएंगे, इस पर डिपॉजिट होते जाएंगे। तो कैथोड जो है वो बड़ा होता जाएगा, एनोड क्या होता जाएगा, छोटा होता जाएगा आपके पास। ठीक है, तो एनोड क्या होता जाएगा आपके पास, छोटा। यहां से तो कॉपर आयन निकलेंगे। अब एनोड पर कौन सा रिएक्शन हो रहा है कि यही वो आपके पास क्या थे, कॉपर एटम थे, वो क्या करेंगे, आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे और क्या बन जाएंगे, Cu2+ बन जाएंगे। ठीक हो गया, यानी कैथोड पर ये कॉपर आयन वहां पर जमा हुआ, जैसे एक जमा हो गया, फौरन एनोड से एक कॉपर आयन निकला, उसने 2 इलेक्ट्रॉन खारिज कर दिया आपके पास। वही इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन खारिज किए, तो वो यहां से होकर कहां आ जाएंगे, इस कैथोड पर, और यही 2 इलेक्ट्रॉन थे जो इस कॉपर ने क्या किए थे, गेन किए थे।
तो इस तरह आपके पास एक साइकिल चलता रहता है और ये सारे का सारा एनोड यहाँ से निकल के कहाँ चला जाता है, कैथोड पर डिपॉजिट हो जाता है। तो इस प्रोसेस को हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं, ये असल में बेसिक प्रिंसिपल है इलेक्ट्रोप्लेटिंग का। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग में हम क्या करते हैं कि एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल की तह चढ़ाते हैं। जिस तरह आपने देखा होगा अक्सर आर्टिफिशियल ज्वेलरी होती है, उस पर हम क्या करते हैं, सोने का पानी चढ़ा देते हैं, यानी उसकी एक लेयर चढ़ जाती है। तो वो किसकी वजह से होती है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग की वजह से। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है, द प्रोसेस ऑफ डिपोजिशन ऑफ वन मेटल टू अदर मेटल, यानी एक प्रोसेस है जिसमें एक मेटल दूसरी मेटल की सरफेस पर डिपॉजिट हो जाती है। इस अमल को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। और ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी बेसिकली क्या है, केमिकल इफेक्ट है किसका, करंट का। ठीक है, तो ये तीन इफेक्ट है हमारे पास, हीटिंग इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट और केमिकल इफेक्ट। उम्मीद है कि आपको लेक्चर समझ आया होगा और पसंद आया है, तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, अल्लाह हाफिज।